नई परिस्थिति निर्माण हुई। हम जानते हैं कि 1991 के बाद दिमाग में, सरकारों के दिमाग में ये रहता था कि किसी भी हालत में हमें ऐसा नहीं दिखना है कि हम प्रोटेक्शनिस्ट हैं। WTO साइन हो चुका था। WTO साइन होने के बाद हमारे ऊपर एक प्रकार से एक लिमिटेशन थी कि हम कस्टम ड्यूटी को कितना रख सकते हैं, और कस्टम ड्यूटी अगर कम है तो एक्साइज ड्यूटी को कितना रख सकते हैं, वो भी उसी के दायरे में निर्भर करेगा। तो ऐसे में 1991 के बाद हमारे आर्थिक नीति निर्माताओं में एक डर था कि हमें इस प्रकार से नहीं दिखाई देना है कि हम बहुत प्रोटेक्शनिस्ट हैं। यह भी डर था कि हम अगर ज्यादा कुछ करते हैं तो WTO में हमारे ऊपर कोई ना कोई आरोप आ सकता है, हमारे ऊपर मुकदमा चल सकता है। हमने ये भी देखा कि 1991 के बाद 1995 में जब WTO अस्तित्व में आ गया, then we had to do away with the quantitative restrictions also. Earlier we used to impose quantitative restrictions, that is the physical restrictions, that we will not allow this production to this particular product to be imported, or the quantity of this, how much quantity we will be importing. All these conditions were removed and tariff was also being reduced. लेकिन एक बात जिसके बारे में मैं यहाँ आज और 1991 और 1990 के दशक के बजटों और 2025-26 के बजट के जो कंपैरिजन करता हूं, देखता हूं, तो एक बहुत बड़ा अंतर वहां दिखाई देता है। 1990 के दशक में जब बजट बनते थे, आप बजट उठा करके देख लीजिए, कहीं पर मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी का कहीं नाम नहीं होता था। अगर आप बजट उठा के देखेंगे तो देश में मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, इंडस्ट्रियल पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, इसका कहीं नामो निशान नहीं होता था। केवल इतना ही होता था कि हम इतना टैरिफ कम कर देंगे और फला चीजों को हम इतना सस्ता कर देंगे। मुझे याद है कि जब हमारे देश में लगातार इंपोर्ट बढ़ रहे थे 2004 और 2014 के बीच में, एक ऐसा कालखंड था जिसमें हमारी इंडस्ट्री लगातार नीचे जा रही थी, हमारी मैन्युफैक्चरिंग लगातार नीचे जा रही थी। हमारा जो हिस्सा मैन्युफैक्चरिंग का GDP में 19.5% होता था, वो लगभग 15 से 16% के बीच में आ गया था। हमारी फैक्ट्रियां लगातार बंद हो रही थी, हमारे उत्पादन केंद्र उस प्रकार के परफॉर्म नहीं कर रहे थे। आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कम्युनिटी से आते हैं, आप सब जानते हैं कि किस प्रकार से हमारे देश के इंडस्ट्रियल, जिसको हम डाउनफॉल हुआ, जिसको कई लोग डी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी कहते हैं, वो उस कालखंड के अंदर। ये 1990 के बाद से शुरू हुआ, लेकिन वर्ष 2004 तक बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो पाया था। लेकिन वर्ष 2004 और 2014 के बीच में 3000% चीन से आयात बढ़ गए, और उस कालखंड में हमारी हर प्रकार की इंडस्ट्री, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री थी, वो शुरू होने से पहले ही मर गई, चाहे वो केमिकल इंडस्ट्री थी, वो लगातार नीचे गई, चाहे वो टॉय इंडस्ट्री थी, उसका भी नामो निशान मिट गया। टेलीकॉम में हम दुनिया के सबसे बड़े मोबाइल उपभोक्ता थे, लेकिन अपने देश में मोबाइल नहीं बनते थे, वो सब चीन से आया करते थे। और उस समय की सरकार बहुत गर्व से कहती थी कि हम
चीन से इतना सस्ता सामान आयात कर रहे हैं जिससे लोगों को सस्ता सामान मिल रहा है। यह उस समय के बजटों की बात थी जब इस बात में गर्व महसूस होता था कि हमारे देश में सस्ता सामान आयात किया जा रहा है। इस बात में गर्व महसूस नहीं होता था कि हमारे देश में कितना उत्पादन हो रहा है। फ्रेंड्स, this is the point which I wanted to make with you. यहां पर बहुत गर्व के साथ और बहुत जिम्मेवारी के साथ ये बात कह रहा हूं कि भारत ही एक ऐसा देश है जो इस दुनिया में हर चीज बना सकता है। हम स्पेस क्राफ्ट बना सकते हैं, हम पीएसएलवी बना सकते हैं, हम एक बार में 104 अंतरिक्षयान अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित कर सकते हैं। हम दुनिया का एक ऐसा यूपीआई पेमेंट सिस्टम बना सकते हैं जिसमें 45% दुनिया के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन उसके साथ होती हैं। हम ऐसा पेमेंट सिस्टम भी बना सकते हैं जो स्विफ्ट को, जिस पर अमेरिका और यूरोप के देश बहुत गर्व किया करते थे कि स्विफ्ट हमारा है, हम दुनिया के किसी भी पेमेंट को रोक सकते हैं। हमने उनको दिखा दिया रूस से तेल खरीद करके कि आप हमारे ऊपर कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आप हमारा पेमेंट सिस्टम रोकोगे तो हम एक ऐसा पेमेंट सिस्टम पूरी दुनिया को दे देंगे जिसमें स्विफ्ट का नाम मिट जाएगा। हमने यूपीआई बना करके जो दुनिया की ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में बड़ी कंपनियां वीजा और मास्टर कार्ड, हालांकि वीजा और मास्टर कार्ड दोनों के ही प्रमुख हमारे मित्रों में से हैं, लेकिन मैं उसकी बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन वीजा और मास्टर कार्ड को हमने धरती पर ला करके खड़ा कर दिया है और आज यूपीआई पूरी दुनिया में प्रसिद्धि प्राप्त कर रहा है। हम केमिकल्स के क्षेत्र में, टेलीकॉम के क्षेत्र में जब कहा जाता था कि चीन के हुआवे के बिना हम 5G इस देश में ला नहीं सकते हैं, उस समय यूपीए एनडीए के ही मंत्री थे, उन्होंने कहा था कि हुआवे के बिना नहीं कुछ हो सकता है, हम हुआवे को भी बराबर का चांस दे रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए, मात्र कुछ सालों के अंदर स्वदेशी जागरण मंच का, जहां से मैं आता हूं, पुरजोर विरोध था और हमने न केवल हुआवे को बाहर किया, हमने अपने देश में 5G बना करके दुनिया के लिए एक रास्ता खोल दिया कि हुआवे के बिना भी दुनिया चल सकती है। फ्रेंड्स, there was a time people used to call us, laggards. हम पिछड़े हुए हैं। We missed Industrial Revolution 1. Yes, we know that. We missed Industrial Revolution 1 because we were not independent at that point of time. We missed Industrial Revolution 2. That was the Industrial Revolution making use of the electricity. Yes, we missed it because country was not ready. We missed Industrial Revolution 2, communication and telecom. But at that point of time, our governments failed us. But this is the time today that we are amidst Industrial Revolution 4.0, Industry 4.0, and we are well within the brink. हम उस इंडस्ट्री 4.0 के बिल्कुल बीच में है। क्या होता है इंडस्ट्री 4.0? स्पेस। हमने 615 करोड़ रुपए में चंद्रमा पर पहुंच करके दिखाया है, जहां पर 165 करोड़ रुपया, $165 बिलियन खर्च करके अमेरिका पहुंचा था।